हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में हम कवर करेंगे अगले महीने नवंबर में इंडिया के 5 स्टेट्स में होने वाले इलेक्शंस को, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में हुई डेवलपमेंट्स को, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में हो रही डिले और सुप्रीम कोर्ट की उसको लेकर शिकायत को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रिलीज किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डाटा को, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को, और अंत में हम इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री, उसकी एवोल्यूशन और उसके करंट सिनेरियो को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। ये पहली न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है अगले महीने इंडिया के 5 स्टेट्स में होने वाले इलेक्शंस, जिनके इलेक्शन शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है। एंड नाउ यू शुड नो कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस करती है, उस मोमेंट से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करेंगे। ये अगले महीने होने वाले इलेक्शंस की बात करें तो अगले महीने छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में नवंबर में इलेक्शन होंगे। नवंबर में अगले महीने ओवर अ पीरियड अलग अलग डेट्स पर इलेक्शन होंगे और इन सभी स्टेट्स की वोट्स को एक ही दिन दिसंबर 3 को काउंट किया जाएगा। और अब आप एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट शुड बी अवेयर कि अब से लेकर अगले महीने तक न्यूज़पेपर में काफी सारी पॉलिटिकल रिलेटेड न्यूज इवेंट्स होंगी और उन पॉलिटिकल न्यूज इवेंट्स की आपके लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कोई खास वैल्यू नहीं है। अगर आप चाहें तो उन पर एक नजर डाल सकते हैं, बट उन न्यूज इवेंट्स पर अपनी रिसोर्सेज को ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो अब इस इवेंट से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़े एक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हालांकि इससे जुड़ी डिटेल नोट्स में भी हैं, पर हम यहां भी बात करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ जनरल रूल्स है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इलेक्शन कैंडिडेट्स के लिए और गवर्नमेंट्स के लिए डूज एंड डोंट्स की एक जनरल लिस्ट होती है। मतलब कि ये सभी एंटिटीज इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट से इलेक्शंस होने तक क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, ये जनरल गाइडलाइंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन्ड है। अब आप ये सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक गवर्नमेंट जो पावर में है और जिसके पास काफी सारे रिसोर्सेस हैं, वो इलेक्शन से एक दिन पहले एक मेजर स्कीम को अनाउंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, वो देश के हर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को हर महीने एक मंथली अलाउंस दिए जाने की स्कीम को लॉन्च करती है। तो इस समय पर ऐसी मेजर स्कीम के लॉन्च किए जाने से इलेक्शंस के रिजल्ट हेवीली मैनिपुलेट हो सकते हैं और वो उन पार्टीज के लिए जो पावर में नहीं है, उनके लिए काफी अनफेयर होगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसा पीरियड है जब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली हर एक पार्टी को एक सेम लेवल पर रखा जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ, ये डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये एक उन मेजर रीजंस में से एक है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बॉडी होनी चाहिए। और अब हम एक एग्जाम्पल सिचुएशन की बात करते हैं। सोचिए, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है और गवर्नमेंट इस पीरियड में अगर एक हाईवे प्रोजेक्ट स्कीम को लॉन्च करती है, तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा? इसका आंसर है हाँ, ये एमसीसी का एक सीधा सीधा वायलेशन है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है चल रहा इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। ये तेजी से एस्केलेट हो रहा कॉन्फ्लिक्ट 2021 के बाद एक बार फिर से उभर गया है, जब पैलेस्तीन की एक मिलिटेंट फोर्स हमास ने अभी 2 दिन पहले इजराइल में अनप्रोवोक्ड और ब्रूटल अटैक्स कर दिए थे, जिन अटैक्स में कई 100 लोगों की जान भी चली गई। तो अब इस इवेंट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इजराइल ने एज अ रिटेलिएशन गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल के साउथ में है और जहां पर मेजॉरिटी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है, उसको पूरे तरीके से सीज कर लिया है। मतलब इजराइल ने अपने साउथ में लोकेटेड गाजा स्ट्रिप की पूरे तरीके से घेराबंदी कर ली है। उस गाजा रीजन की
वाटर सप्लाई इस टाइम कट ऑफ है, वहां पर एयर अटैक्स हो रहे हैं और इजराइल ने अपनी आर्मी के रिजर्व को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। गाजा रीजन, जो कि पैलेस्टीन मेजॉरिटी रीजन है, उस रीजन में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं और उनके पास अब ना तो बिजली है, ना तो पानी है, ना ही गैस है और ना ही खाना है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को और उसके प्रेजेंट सिनेरियो को हम इस वीडियो के एंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आज के एडिशन में ये एक और न्यूज है इस ही इवेंट से रिलेटेड। यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो इमीडिएटली अपनी तरफ से दिए जाने वाली पैलेस्टीन की फंडिंग को बंद कर देंगे। यूरोपियन यूनियन पैलेस्टीन को रीडेवलपमेंट के लिए दिए जाने वाले एड का सबसे बड़ा डोनर है। यूरोपियन यूनियन ने 2021 से 2024 के बीच वेस्ट बैंक रीजन और गाजा रीजन को लगभग 1.8 बिलियन यूरोस देने के प्लान किए थे और इन चल रही फंडिंग को इस समय बिल्कुल फ्रीज कर दिया गया है। ये नेक्स्ट न्यूज है जुडिशरी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से गवर्नमेंट के स्लो एक्शन को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिकमेंड किए गए जजेस के अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशंस को अप्रूव करने में डिले करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस किए जाने वाले डिले की एक बार फिर से शिकायत की है। अब ये न्यूज इवेंट कोई ऐसा खास फैक्ट बेस्ड न्यूज इवेंट नहीं है, पर फिर भी ये एक जनरल इवेंट है जिसकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, इसका क्या ओरिजिन है, ये कैसे काम करता है और इस सिस्टम की क्या क्रिटिसिज्म्स है, हाई कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट्स को लेकर क्या रोल है, जुडिशियल ट्रांसफर्स का क्या प्रोसेस है वगैरह। जुडिशरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक फंडामेंटल टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, और अगर आपने अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन के दौरान जुडिशियल ट्रांसफर्स के टॉपिक को पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। PLFS की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस सर्वे को अर्बन एरियाज के लिए हर क्वार्टर में एक बार रिलीज करती है, जिससे देश भर के लेबर फोर्स से रिलेटेड कई एस्पेक्ट्स की जानकारी मिलती है। तो अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे न्यूज में इसलिए है क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने अप्रैल, मई और जून 2023 पीरियड से एसोसिएटेड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज किया है, और इस पीरियड में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एक साल पहले के कंपैरिजन में घटकर 6.6% हो गया है। इस पीरियड में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी इंप्रूव हो गया है। अर्बन एरियाज में ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो पिछले साल इस क्वार्टर में 47.5% था, वो बढ़कर 48.8% हो गया है। अर्बन एरियाज में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी जो पिछले साल इस ही क्वार्टर में 43.9% था, वो इस साल के उसी क्वार्टर में बढ़कर 45.5% हो गया है। ओवरऑल इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ये पता चलता है कि इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है। ये आज एक बार फिर से न्यूज इवेंट रिलेटेड है नोबेल प्राइज से। जैसा कि हम अपने 2 अक्टूबर के एडिशन से रेगुलरली कवर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नोबेल प्राइज की ओरिजिनली 5 कैटेगरीज हैं: नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज, जिन कैटेगरीज में इन नोबेल प्राइज को अनाउंस किया जाता है। इन 5 कैटेगरीज में एक और कैटेगरी है जिनको इन अवार्ड्स के शुरू होने के 74 साल बाद 1969 में इन अवार्ड्स के साथ इंक्लूड किया गया था। वो अवार्ड है स्वेरियस रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, जिसको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ये अवार्ड दिया जाता है किसी के इकोनॉमिक्स की फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करने पर, और इस नोबेल प्राइज की अपनी एक अलग सिलेक्शन कमेटी है। इस साल ये नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लोडिया गोल्डिन को,
जिन्होंने लेबर मार्केट में जेंडर गैप पर रिसर्च की है। अपनी इस वर्क प्लेस में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन से रिलेटेड रिसर्च में उन्होंने पिछले 200 साल के टाइम स्पैन को स्टडी किया है और अपनी रिसर्च में उन्होंने ये भी कंक्लूड किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1990 से लेकर अब तक वुमेन की लेबर पार्टिसिपेशन रेट में एक गिराव हो रहा है। ये हमारे आज के एडिशन का एक स्पेशल एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। हम इस एक्सप्लेनर पीस में इस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे इस सिचुएशन की टाइमलाइन में हुए इवेंट्स की मदद लेकर। ये इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे लंबे और सबसे विवादित कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। ये कॉन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स के बीच में है। पहला ग्रुप है इजरायली ग्रुप जिनका रिलीजन ज्यूइश है, मतलब यहूदी है, और दूसरा ग्रुप है पैलेस्टीनियंस जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब उस रीजन में लोकेटेड टेरिटरीज की ओनरशिप को हासिल करना जिसको दोनों साइड्स क्लेम करती हैं, और अपनी सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करना, मतलब अपनी मर्जी से अपने आप को गवर्न करना और अपने फैसले अपनी मर्जी से लेना। ये डिस्प्यूट लगभग 100 साल पुराना है और इसकी शुरुआत की बात हम करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर हार गया था और उसकी हार के बाद ब्रिटिश ने उस एरिया जिसको पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। ये पैलेस्टीन रिवर, जॉर्डन रिवर और मेडिटरेनियन सी के बीच सिचुएटेड एक जमीन का लंबा टुकड़ा है और उस समय मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत में इस रीजन में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी और ज्यूज की माइनॉरिटी थी। और उस समय दोनों ही ज्यूज और अरब बोलते थे कि ये पैलेस्टीन रीजन हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक तौर पर उनकी जमीन है और ये दोनों तरफ से किया जाने वाला दावा ही तब से लेकर अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। 1920 से 1940 के बीच होलोकॉस्ट के दौरान 1920 से 1940 के बीच जब जर्मनी में और बाकी और जगह भी ज्यूज की पॉपुलेशन को सताया जा रहा था और उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब वो उन रीजन्स को छोड़कर पैलेस्टीन में आते थे, इसको अपना एक सुरक्षित घर समझते हुए। पर इस पलायन से मतलब इस माइग्रेशन से पैलेस्टीन में ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ रह रही अरब की पॉपुलेशन को दिक्कत होने लगी और इस वजह से वॉयलेंस के इंसिडेंट्स भी होने लगे। अब ये बढ़ रहे वॉयलेंस के इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में 1947 में एक वोट हुआ और पैलेस्टीन रीजन का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया, एक स्टेट ज्यूइश पॉपुलेशन के लिए और एक स्टेट अरब पॉपुलेशन के लिए। इस प्लान को ज्यूइश लीडर्स ने तो एक्सेप्ट किया, पर अरब लीडर्स को ये समझौता मंजूर नहीं था। और अब अरब लीडर्स को ये समझौता मंजूर हो या ना हो, ज्यूइश लीडर्स ने अगले साल अपने एक स्टेट ऑफ इजराइल को एस्टैब्लिश कर दिया और इस नए इजराइल के स्टेट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी सपोर्ट किया। पर इस नए इजराइल स्टेट के फॉर्मेशन से वहां रह रही अरब पॉपुलेशन की सहमति नहीं थी, जिससे वहां पर एक युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में वहां के नेबरिंग मुस्लिम स्टेट्स जैसे कि जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट ने भी हिस्सा लिया और ये शुरुआत थी इजराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट की। इस युद्ध में पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को भारी नुकसान हुआ, कई हजार लोगों की जान गई और इस युद्ध के अंत तक इजराइल ने पैलेस्टीन रीजन की ज्यादातर जमीन पर कब्जा कर लिया था। बस ऐसे 2 जमीन के टुकड़े बचे थे जहां पर पैलेस्टीन का कंट्रोल था, वेस्ट में गाजा स्ट्रिप और ईस्ट में वेस्ट बैंक रीजन। पर फिर उस समय ये युद्ध शांत होने के बाद भी कोई फॉर्मल पीस एग्रीमेंट नहीं किया गया, जिस वजह से ये युद्ध कभी शांत हुआ ही नहीं और अगले कई दशकों तक चलता रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं जून 5, 1967 की तरफ, जब एक 6 डे वॉर शुरू हुआ। इस 6 डे वॉर में इजराइल ने वेस्ट बैंक रीजन, गाजा स्ट्रिप और बाकी कुछ और अरब टेरिटरीज को कंट्रोल कर लिया। अब बात यह है कि लगभग सभी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज 1948 में शुरू हुए इस युद्ध से बचने के लिए वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में चले गए रिफ्यूजीज के तौर पर वॉर खत्म होने के बाद भी इजराइल ने उनको या उनके बच्चों को कभी अपने घरों में लौटने का मौका नहीं दिया। इजराइल का कहना था कि ऐसा करने से इजराइल की ज्यू पॉपुलेशन बढ़ सकती है और इससे उनकी स्टेट की एग्जिस्टेंस को भी खतरा हो सकता है।
अब बात करते हैं इस रीजन में लोकेटेड होली सिटी जेरूसलम की। ये जेरूसलम मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूस तीनों के लिए ही कुछ सबसे पवित्र जगहों में से एक है। इजराइल इस पूरी जेरूसलम सिटी पर अपने कैपिटल के तौर पर दावा करता है, पर पैलेस्टीन स्टेट जेरूसलम के एक ईस्ट पार्ट को अपने फ्यूचर में बनने वाले स्टेट के कैपिटल के तौर पर देखता है। पिछले 50 साल में इजराइल की गवर्नमेंट ने जेरूसलम में ज्यूस की एक भारी पॉपुलेशन को वहां पर बसा दिया है और जेरूसलम में इस समय 6 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और पैलेस्टीन स्टेट इस ज्यूस की पॉपुलेशन को वहां पर बसाने के स्टेप को गैर कानूनी ठहराती है। इस पूरी स्थिति में शांति लाने के काफी प्रयास किए जा चुके हैं, जैसे कि 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड या फिर 1993 और 1995 में किए गए ओस्लो अकॉर्ड्स की मदद से। ये 1993 और 1995 के ओस्लो अकॉर्ड्स के दौरान तो इजराइल और पैलेस्टीन के लीडर्स ने मिलकर एक 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एग्री भी किया था और इस टॉपिक पर तो प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पर इस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट नहीं की गई और इस सॉल्यूशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। 2000 और 2010 के बीच एक बार फिर से इन रीजन्स में वायलेंस शुरू हो गया और अभी कुछ समय पहले 2020 में ही डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी एक पीस एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कराई गई डील से इजराइल तो खुश था, पर पैलेस्टीन स्टेट इससे खुश नहीं था। उनका कहना था कि ये डील वन साइडेड है, मतलब एक तरफा है और इस वजह से वहां पर तनाव की स्थिति थी और आज भी तनाव की स्थिति है। अब हम ब्रीफली बात करते हैं हमास की। 2007 से अब तक गाजा रीजन को एक पैलेस्टीन बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप हमास रूल करता है, जिसने इजराइल के साथ काफी बार युद्ध भी किया है और ये कॉन्फ्लिक्ट का साइकिल तब से लेकर अब तक चलता ही आ रहा है, जैसे कि आप न्यूज में पढ़ रहे हैं। और इन कॉन्फ्लिक्ट में हुई ये लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी रिसेंट पास्ट में मोस्ट सीवियर है। अब इस इवेंट में और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या कोई पीस प्लान नेगोशिएट किया जाएगा या फिर पैलेस्टीन रीजन के साथ वो होगा जो नगोर्नो कराबाख में हुआ है, ये समय के साथ ही पता चलेगा और हम इन अपडेट्स को फॉलो करते रहेंगे। That's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition.